न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। एक बार फिर फैसले की घड़ी आ रही है। कल झारखंड और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे और साफ हो जाएगा इन राज्यों में मोदी लहर बरकरार है या धीमी हुई है। एग्जिट पोल झारखंड में तो एक सुर में बीजेपी की सरकार बता रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में हंग असेंबली की आहट है। पर फिर भी बीजेपी की ताकत में ऐतिहासिक इजाफा वहां भी तय माना जा रहा है। मोदी की एक और संभावित जीत के ठीक पहले आज दिल्ली में विपक्ष ने एकजुटता की एक और मिसाल पेश की। हाल में एक हुआ पूरा जनता परिवार जंतर मंतर पर धरना देने बैठ गया। एक तरफ एकजुट विपक्ष ने मोदी सरकार को संसद के भीतर घेर रखा है, तो वहीं बाहर भी आज लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, शरद यादव, देवेगौड़ा और दुष्यंत चौटाला ने एक के बाद एक कई वार किए। अच्छे दिन कहां गए? मोदी के वादों का क्या हुआ? काले धन पर पलट गए, किसानों से छल किया, 2 करोड़ नौकरियां देने के वादे का क्या हुआ? लोग मोदी के बहकावे में आ गए थे, वगैरह वगैरह। लगता है विपक्ष के नेता मोदी को हर तरफ से घेरने की सोची समझी रणनीति पर काम कर रहे हैं। और इसीलिए हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, झारखंड कश्मीर के नतीजे क्या तय कर देंगे? देश में मोदी लहर बरकरार है या नहीं? क्या संसद के अंदर और बाहर मोदी को रोकने में नाकाम हो गया है विपक्ष? इसी पर होगी बहस। हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल है, झारखंड कश्मीर के नतीजे क्या तय कर देंगे? देश में मोदी लहर बरकरार है या नहीं? और क्या संसद के अंदर और बाहर मोदी को रोकने में नाकाम हो गया है विपक्ष? इसी पर बहस करने के लिए सबसे बड़ा सवाल में मेरे मेहमान है बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह, समाजवादी पार्टी से गौरव भाटिया और आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा। आप सभी का स्वागत है। सुधांशु जी, पहला सवाल आप ही से है। सुधांशु जी, ऐसा लग रहा है संसद के अंदर और बाहर आप दोनों तरफ से घिर गए हैं। अंदर विपक्ष एकजुट हो गया, संसद नहीं चलने दे रहा, आपका विकास का एजेंडा पटरी से उतर गया, संसद रुक गई है, सरकार ऐसा लग रहा है कामकाज नहीं कर पा रही है। और दूसरी तरफ बाहर देखिए, जंतर मंतर पर पूरा जनता परिवार एक हो गया। सुधांशु जी, आपके लिए सीधी चुनौती अंदर भी और बाहर भी। मानक जी, अगर आप वास्तविकता में देखें तो संसद में कहां पे गतिरोध है? राज्यसभा में। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, पहली बार इनकी यह स्थिति है कि इनके राज्यसभा में सांसद ज्यादा हैं और लोकसभा में कम है। तो ये जो एक हकीकत है, उस हकीकत से उत्पन्न हुई खीज है, वो हमें दिखाई पड़ रही है राज्यसभा के अंदर इनके विरोध में। क्योंकि हम तो विस्तार से इस विषय पे चर्चा करने को तैयार हैं। अरे प्रधानमंत्री का वक्तव्य क्या, हम तो कह रहे हैं पूरा विस्तार से चर्चा करिए। जब धर्मांतरण विधेयक पे चर्चा होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा, अंत में तो प्रधानमंत्री बोलेंगे ही उसके ऊपर। और जो आपको जंतर मंतर में नजर आ रहा है, एक सेकंड। आपने कहा प्रधानमंत्री बहस के अंत में बोलेंगे, इस बहस पर आपने कहा प्रधानमंत्री बोलेंगे। देखिए, जब भी किसी विधेयक के ऊपर विस्तार से चर्चा होती तो अंत में तो नेता सदन ही उसके ऊपर अंतिम टिप्पणी करता है। नहीं, विधेयक विस्तार से चर्चा कौन से विधेयक पर बहस की बात कर रहे हैं? आप एंटी कन्वर्जन बिल की बात कर रहे हैं ना? देखिए, आप धर्मांतरण की बात कर रहे हैं। धर्मांतरण की समस्या को आप पूर्ण रूप से डिस्कस नहीं करना चाहते, आप सेलेक्टिव डिस्कस करना चाहते हैं, जो आपकी राज्य सरकारों ने किया। चाहे मध्य प्रदेश की सरकार ने 50 के दशक में, उड़ीसा की सरकार ने 60 के दशक में, तमिलनाडु सरकार ने 90 के दशक में, अरुणाचल की कांग्रेस सरकार ने 80 के दशक में, या अभी हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने 2000 के दशक में। आप उस पर डिस्कस नहीं करना चाहते। 77 में सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है। अच्छा, ठीक है सुधांशु जी, एक चीज को सुधांशु जी के बयान पे बवाल करना चाहते हैं, और साध्वी के मैटर पे प्रधानमंत्री ने बोला, फिर भी आप मानने को तैयार। ठीक है सुधांशु जी, उद्देश्य साफ है, कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करना। ठीक है, चलिए संसद के अंदर क्या हो रहा है उस पर और विस्तार से बाद में बहस कर लेंगे। लेकिन मैं बड़ा सवाल ये पूछ रहा था आपसे कि अंदर भी आप घिरे हुए हैं, चलिए राज्यसभा में ही सही, आप घिरे हुए हैं, काम नहीं हो पा रहा है वहां पर, और बाहर भी आज देखिए पूरा जनता परिवार एक हो गया है। हालांकि आपकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि ये परिवारों का मेला है। वेंकैया नायडू कह रहे थे जनता परिवार है, इसमें जनता नहीं है, सिर्फ परिवार है। लेकिन फिर भी आपको नहीं लगता, शत्रुघ्न सिन्हा खुद कह रहे हैं हल्के में नहीं लेना चाहिए, जबरदस्त संदेश है। देखिए, ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत 2 आधार पे की थी। एक कांग्रेस विरोध, और सब के सब भाजपा के समर्थन से ही शुरुआत में राजनीति में इनका पदार्पण हुआ था, 77 से लेके 89 और 90 तक। उसके बाद आज हालात आप ये देखिए कि एक दूसरे के धुर विरोधी लालू यादव जी, नीतीश कुमार एक साथ हैं, और किसके साथ हाथ लेके चले। नहीं, वो जो भी है, नहीं सुधांशु जी, वो ठीक है, इस पर तो हम बहुत बात कर चुके हैं, इस पर हम बहुत बात कर चुके हैं सुधांशु जी। रहा है इस पर हम बहुत बात कर चुके हैं कि पहले दुश्मन थे अब दोस्त हो गए। लेकिन आपको ये चुनौती क्यों नहीं लग रही है, मैं ये जानना चाह रहा हूं।
नहीं, इसलिए कि देश की जनता बहुत समझदार है। ये जितनी बार एक साथ आगे आए हैं, हर बार पिछली बार से एक कदम पीछे। 77 में एक पार्टी बना के आए थे, 89 में टुकड़े टुकड़ों में भाजपा के साथ मिलकर वीपी सिंह को समर्थन दिया था, 96 97 में एक समर्थन नहीं दे पाए और देवगौड़ा गुजराल सरकार में अलग अलग रहे और उसके बाद राज्यों में भी एक नहीं हो पाए। तो ये दशक दर दशक इनके अंदर बिखराव दिखा है, जनता उसको समझ। चलिए ठीक है। ये गौरव भाटिया, ये बताइए, कल झारखंड और कश्मीर के नतीजे आने हैं। गौरव भाटिया, आप एक आध दिन रुकी जाते, पता लग जाता कि मोदी लहर बरकरार है या नहीं। उससे ठीक एक दिन पहले आपने जो जंतर मंतर पर धरना ऑर्गेनाइज किया है, ऐसा ना हो कि आज आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें की हैं, कल मोदी फिर से जीत जाए, बीजेपी जीत जाए और आपको मुंह की खानी पड़े। गौरव भाटिया। नहीं मानक जी, राजनीति में जीत हार लगी रहती है। मैं समझता हूं घमंड नहीं आना चाहिए। और आज जो जनता परिवार इकट्ठा हुआ, आप उनके जो मुद्दे उठाए हैं उसकी गुणवत्ता देखिए। पहले आज मुद्दा उठा कि नरेंद्र मोदी जी और राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि काला धन वापस आएगा, हर भारतीय नागरिक के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, अभी तक नहीं आए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, वो जवान जो युवक है वो। अरे गौरव जी, ये सारी बातें आप बोल चुके हैं। आपके नेता धरने पर आज ये सारी बातें बोल चुके हैं। मैं कह रहा हूं वो बातें रिपीट मत करिए। आप ये बताइए, मैं ये कह रहा हूं कि जब चुनाव में गौरव जी ये तय हो रहा है अगर मोदी जीत रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं। आप मानक जी बताइए, चुनाव में मोदी जी कहां जीते थे? बिहार में जहां के नेता आज थे जनता पार्टी के उसके, वहां पे बायपोल में करारी हार हुई। उत्तर प्रदेश में 12 सीटें भाजपा की थी, बायपोल में गए, अपनी 9 सीटें हार गए और आप कह रहे हैं उनकी वापसी हो रही है। तो जो नेता आज मंच पे थे, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटका, हम तो ये कह रहे हैं कि हम एक ऐसा मजबूत विपक्ष बनेंगे जो पंथ निरपेक्षता और समाजवाद की विचारधारा से जुड़ा हुआ है। गौरव जी, ये कैसा महागठबंधन है? गौरव जी, ये कैसा महागठबंधन है जिसमें, गौरव जी, कांग्रेस के बिना ये कैसा महागठबंधन बनेगा जिसमें यूपी में मायावती नहीं है? जैसे आप खुद कह रहे हैं कि यूपी में तो यूपी के नेता है, सिर्फ समाजवादी पार्टी है, मायावती नहीं है। पश्चिम बंगाल की कोई पार्टी नहीं है इसमें, साउथ की और कोई पार्टी नहीं है, नॉर्थ की और कोई पार्टी नहीं है, हरियाणा की INLD है जो अभी अभी हारे हैं। HD देवेगौड़ा की क्या हैसियत है वो भी आप जानते हैं। उत्तर प्रदेश में 404 में 236 सीटें समाजवादी पार्टी की हैं और सबसे बड़ी पार्टी है। आपने कहा कि बाकी पार्टियां नहीं है, तो जहां पे पंथ निरपेक्षता की बात आती है, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो चाहे कांग्रेस हो, उनका भी समर्थन मिलता है, क्योंकि भाजपा इकलौती पार्टी है जो सांप्रदायिकता की राजनीति करती है, जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं उसका खंडन नहीं करती, उसकी निंदा नहीं करती। और नीतीश कुमार जी, मुलायम सिंह यादव जी, दोनों ने ये बात कही कि आगे चल के ये जो एक नई शक्ति आई है ये और बढ़ेगी और जो हमारी विचारधारा से मेल खाती है वो पार्टियां और आगे जुड़ेगी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, छोटा सा जवाब चाहूंगा क्योंकि अखिलेश जी और राघव के पास भी जाना है। गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, अगर झारखंड और कश्मीर में बीजेपी जीतती है, उसकी ताकत बढ़ती है, तब आप मानेंगे मोदी लहर बरकरार है? देश में मोदी लहर महाराष्ट्र हरियाणा में जीत के बाद झारखंड में जीत और जम्मू कश्मीर में अगर बहुत ताकत बढ़ती है बीजेपी की? मानक जी, आपका प्रश्न ऐसा है कि अगर चच्ची की मूछें होती तो वो चच्चा कहलाती। तो मैं समझता हूं कल जब नतीजे आएंगे तो एक और बहस रखिएगा, हमें बुलाइएगा, हम जरूर आएंगे। चलिए ठीक है। आज ये प्रश्न करना कि कल क्या होगा और उससे मोदी जी की पॉपुलैरिटी, ये बात तो जो है ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। अखिलेश जी, आप बता दीजिए, क्या झारखंड और कश्मीर के नतीजे जम्मू कश्मीर के क्या ये तय नहीं कर देंगे कि मोदी लहर अभी बरकरार है या नहीं है देश में? अगर ये आपका मानक है तो आप इसका क्या कहेंगे कि मोदी जी अपनी पार्लियामेंट की असेंबली सीट हार गए? राजनीति में विश्वसनीयता कौन सी कह रहे हैं मोदी जी पार्लियामेंट्री सीट हार गए? अपनी पार्लियामेंट्री सीट की असेंबली सीट बाय इलेक्शन की हारे बनारस की। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आपके पैमाने का ही मैं जवाब आपसे ले रहा हूं। राजनीति में चुनाव जीतना और सार्वजनिक जीवन में अपनी विश्वसनीयता बनाए रखना,
ये दो अलग अलग। अरे अलग अलग कैसे बातें हैं अखिलेश जी, क्या बात कर रहे हैं अखिलेश जी? चुनाव में, राजनीति में चुनाव सब कुछ होता है, जनता जो जनादेश देती है उसी के हिसाब से राजनीतिक पार्टी का भविष्य तय होता है, और विश्वसनीयता और जनता का साथ चुनाव वोट के जरिए एक ही चीज है दोनों। मैंने मेरी बात आपको नहीं समझे, मेरी बात आपको नहीं समझ में, जल्दी में समझ में भी नहीं आएगा। अच्छा, मैंने कहा चुनाव जीतना और सार्वजनिक जीवन में विश्वसनीयता दोनों दो अलग पहलू हैं। बहुत से लोग कभी कभी चुनाव जीत जाते हैं, बहुत से लोग नहीं जीतते, लेकिन उनकी विश्वसनीयता की एक अलग स्थान होता है सार्वजनिक जीवन में। यह बात जरूर है कि जनता ने विश्वास किया, मोदी जी को सत्ता दिया, लेकिन आज वही मोदी जी पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़े विश्वासघाती पार्टी के मुखिया के रूप में दिख रहे हैं। क्योंकि जो बातें पिछले 6 महीने में इधर उभरी हैं, क्या चुनाव के दौरान या चुनाव के पहले 8 महीने 6 महीने में बीजेपी ने कभी भी उसका जिक्र किया था? कभी भी उसकी बात की थी या कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो इन सब बातों को लाएंगे और इन्हीं बातों पर चलेंगे? जीतने को तो मुसोलिनी और हिटलर भी चुनाव जीत के आए थे। फिर मैं दूसरी बात पे आ रहा हूं। लेकिन अखिलेश जी आज क्या है? अखिलेश जी एक और सवाल है। एक सरकार जिसे इतनी बार माफी मांगनी पड़ रही है। एक दिन मोदी जी कुछ बोल रहे हैं, 12 घंटे नहीं बीत रहे हैं, सरसंघचालक जी बता दे रहे हैं कि अथॉरिटी कौन है हिंदुस्तान में। कलकत्ता में बोल दे रहे हैं, दिल्ली में बोल दे रहे हैं, खामोश हो गए सारे लोग। किसकी हिम्मत है कि माननीय सरसंघचालक जी अगर कुछ बोल दें उसके बाद उसको कंट्रोडिक्ट कर सके? वो ठीक है। तो ये जो बात है अखिलेश जी, मैं ये पूछ रहा हूँ अखिलेश जी, ऐसा लगता है आज जो जनता परिवार एक हुआ है अखिलेश जी, ऐसा लग रहा है, एक सेकंड में आ रहा हूँ राघव आपके पास भी, क्योंकि दिल्ली का एंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें। अखिलेश जी ऐसा लग रहा है विपक्ष अभी भी मोदी की काट ढूंढ रहा है लेकिन मिल नहीं रही है। जनता परिवार एक हो गया लेकिन कांग्रेस उसमें शामिल पूरी तरह से नहीं है, और भी बहुत सारी पार्टियां नहीं है। संसद के अंदर भी आप घेर रहे हैं, बाहर भी आप घेर रहे हैं, लेकिन चुनाव के नतीजे, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, वो सब अभी भी आपके खिलाफ जा रहे हैं अखिलेश जी। देखिए सुनिए, अभी 6-7 महीने हुए हैं, 4.5 साल से उनकी सरकार रहेगी, पूरी मेजॉरिटी से है। लेकिन जैसे सरकार आई उसी क्षण शुरुआत हो गई, कहां गया एनडीए? वो 53 सांसद और जो आपके गैर बीजेपी दलों के वो साथी हैं, उनकी क्या पूछे? आपने उसी दिन से शुरुआत कर दी है लगातार अपना विश्वासघात या अपनी जो है स्वार्थ लुप्तता को दिखाते हुए और अपने हिडन एजेंडे को सामने लाते हुए। अखिलेश जी वो सारे मुद्दे ठीक है अखिलेश जी, वो मुद्दे आप उठा रहे हैं सही है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि तो जो भी आप अखिलेश जी मुद्दे जो आप उठा रहे हैं, आप जो मुद्दे उठा रहे हैं वो उठा रहे हैं, वो तो उठ रहे हैं संसद के अंदर भी बाहर भी, लेकिन जनता नहीं सुन रही है। मैं पूछ रहा हूँ, अच्छा कुछ इन पे भी कह दीजिए। जनता परिवार पर जो एक हुआ है आज और कह रहा है कि हमारी ताकत बढ़ेगी और वही कह रहा हूं। देखिए राजनीति में हर किसी को अपना अलाइनमेंट बनाने का, सोचने का अधिकार है और लोग कर रहे हैं। ठीक है। और ये प्रयास होते रहते हैं और समीकरण बनते बिगड़ते रहते हैं राजनीति में। जनता है इसमें नहीं है, कभी साथ था, महागठबंधन में दम है नहीं है? क्यों नहीं? नहीं देखिए, बिहार में तो चल नहीं पाई मोदी जी की लहर के बाद की लहर। यूपी में बाई इलेक्शन में 14 विधानसभा में चुनाव हुआ तो नहीं चल पाई। मैं वही कह रहा हूं कि लोकसभा में एक अलग स्थिति थी, एक अलग मैंडेट होना था किसी व्यक्ति के लिए, किसी जाती हुई सरकार के लिए, और उसके बाद लोगों को अपना एक दिख रहा है कि हम किस तरह से अपने आप को ठीक है और मजबूत करके। ठीक है अखिलेश जी, ठीक है, आपका पॉइंट क्लियर है। अखिलेश जी आपका पॉइंट क्लियर है, उसमें लाने में क्या बुराई है? ठीक है, चलिए ठीक है, नहीं बिल्कुल कोई राजनीति में किसी को इस तरह से नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल नकार नहीं कोई नहीं रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री गुजरात से आकर के देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ठीक है, नहीं बिल्कुल ठीक है, देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ठीक है, जो 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी वो इतनी बड़ी मेजॉरिटी पा सकते हैं। बिल्कुल सही है, सही है, किसी भी पार्टी की सत्ता में वापसी हो सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं अखिलेश जी, एक सेकंड में आ रहा हूं, क्या कहा सकता है? ठीक है, गौरव चड्ढा, आपको क्या लग रहा है? गौरव चड्ढा, महागठबंधन बन रहा है मोदी का मुकाबला करने के लिए। राघव चड्ढा, माफ करिएगा, राघव चड्ढा, हाँ माफ करिएगा राघव, आपको क्या लग रहा है? दिल्ली में आपने मोदी की काट ढूंढ ली है क्या बिना महागठबंधन के ही? देखिए मनक भाई, जहां तक इस गठबंधन का सवाल है, हमारी स्थिति बड़ी साफ है। देखिए, आम आदमी पार्टी इस राजनीति में एक विकल्प बनने नहीं बल्कि एक वैकल्पिक राजनीति को स्थापित करने आई है। तो हमारा एक इस व्यवस्था में रहने का उद्देश्य से ज्यादा व्यवस्था परिवर्तन करने का उद्देश्य है। तो
तो हम तो अपनी विचारधारा, अपने आर्थिक चिंतन, अपने सामाजिक चिंतन को लेकर आगे जा रहे हैं। जहां तक दिल्ली की राजनीति और अभी आपने मोदी लहर की बात करी, उस पर मैं अपनी टिप्पणी देना चाहूंगा। देखिए, जहां तक अभी नतीजे जो हमने देखे हैं, झारखंड और जम्मू कश्मीर तो जब आएगा तब चर्चा करेंगे। जो महाराष्ट्र और हरियाणा में आपने नतीजे देखे, वो नतीजे एक तरफा थे। भारतीय जनता पार्टी एक भ्रष्टाचार में लिप्त और एक भारत की राजनीति से समाप्त होती हुई कांग्रेस पार्टी के सामने चुनाव लड़ रही थी। दिल्ली के भी है मेरे पास, दिल्ली के ओपिनियन पोल भी है भारतीय जनता पार्टी को जीतना। राघव, दिल्ली का एक ओपिनियन पोल ऐसा मुझे दिखा दीजिए आप। देखिए, दिल्ली एक ओपिनियन पोल दिखा दीजिए, एक दर्जनों हुए, एक दिखा दीजिए जिसमें आम आदमी पार्टी की सरकार। मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूं, आप सुनिए तो सही। हाँ, आप सुनिए तो सही, बता रहा हूं। देखिए, जहां दिल्ली की बात है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के सामने एक राजनीतिक विकल्प है आम आदमी पार्टी। हम कांग्रेस की तरह एक राजनीति में समाप्त होती हुई या भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी नहीं है, एक ईमानदार पार्टी है और जिसका शासन, जिसकी सेवाएं दिल्ली की जनता एक बारी देख चुकी है और उसको भांप चुकी है और समझ चुकी है कि ये जो कहते हैं वो करते हैं। अब आपने बात करी ओपिनियन पोल की। देखिए, ओपिनियन पोल तो हमें 3 या 4 सीटें दिखा रहे थे जब हमारी 28 सीटें आई, तो ओपिनियन पोल की विश्वसनीयता पे मैं तो नहीं जाता। अब अगर आप जाना चाहते हैं, राघव, हमारा ओपिनियन पोल आपको याद होगा, शायद हमारा ओपिनियन पोल आपको याद होगा, टुडेज चाणक्य का। पिछले 3 ओपिनियन पोल उठाइए, मैं वही कह रहा हूं, आप पिछले 3 ओपिनियन पोल उठाइए जो भी स्वतंत्र संस्थाओं ने करे हैं। हर ओपिनियन पोल में आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और बीजेपी का ग्राफ कम होता जा रहा है। अभी आखिर में जो एक ओपिनियन पोल 2 दिन पहले आया था, उसमें तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी में केवल 2 परसेंटेज वोट पॉइंट का फर्क रह गया था। अच्छा, ठीक है। तो आप ये देखिए, और अभी तो 2 महीने हैं चुनाव में, ठीक है, हमारा ग्राफ जिस तरीके से बढ़ रहा है, राघव, एक सवाल और छोटा सा, एक सवाल और है, आप इसी से भांप सकते हैं कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं पेश कर पा रही है। राघव, क्योंकि आपकी संसद में भी मौजूदगी है, आप इसी से भांप सकते हैं। राघव, आपकी संसद में भी मौजूदगी है, आपके पंजाब से 4 सांसद है। मैं ये जानना चाह रहा हूं, संसद के अंदर और बाहर जो कुछ हो रहा है, राघव, बाहर आपने देखा ये बड़ा गठबंधन बना है, आपकी क्या राय है इस पर? आपको लग रहा है मोदी की काट मिल जाएगी विपक्षियों को नेशनल लेवल पर? दिल्ली में आप कह रहे हैं कि आप तक टक्कर देंगे, लेकिन नेशनल लेवल पर देखिए, जैसा कि अभी अखिलेश जी कह रहे थे और गौरव भाई भी कह रहे थे, पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट और अलाइनमेंट होती रहती है। ये लोकतंत्र की स्वास्थ्य के लिए अच्छा है कि नए नए विकल्प उभर कर आ रहे हैं, परंतु जहां तक हमारा सवाल है, हम इस पॉलिटिक्स ऑफ ऑल्टरनेटिव्स में विश्वास नहीं रखते हैं। हम ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स में विश्वास रखते हैं। हम वैकल्पिक राजनीति को स्थापित करना चाहते हैं। ऐसे कई विकल्प आए, कई गए, 77 भी देखा, 89 भी देखा, 90 भी देखा, जनता दल बनी, जनता पार्टी बनी, उनके इतने घटक थे। अगर आप वो 23-24 घटक गिनना भी चाहें तो गिन भी नहीं सकते आज की डेट में। मेरा यह कहने का तात्पर्य है कि जो सामाजिक, जो आर्थिक चिंतन लेकर आम आदमी पार्टी जाती है, जो हमारा विजन है, जैसा कि हमने दिल्ली में अभी आप अपने रास्ते पर चलेंगे, विजन रखा, आपको ना कांग्रेस से मतलब है ना बीजेपी से मतलब है, ठीक है, आपका पॉइंट क्लियर है। वो एक व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए, ठीक है ना, महागठबंधन से आपका कोई मतलब है। 1 सेकंड में आ रहा हूं गौरव भाटिया, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, सवाल अभी भी बना हुआ है। संसद में आप घिर गए, चुनाव आप जीत रहे हैं, ठीक है, और अभी भी ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल आपके पक्ष में जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा लग रहा है पॉलिसी पैरालिसिस की सिचुएशन आने वाली है सुधांशु जी। संसद के अंदर काम रुका हुआ है, कोई बिल पास नहीं हो पा रहा है, और अब बाहर भी ऐसा लगता है आपकी चुनौतियां बढ़ गई हैं। न सिर्फ महागठबंधन बन गया है, विपक्ष एकजुट हो रहा है, बल्कि जिस तरह से हिंदूवादी सरकार की, आपकी सरकार की छवि बनती जा रही है सुधांशु जी, क्या आपको लगता नहीं है ये हार्मफुल हो सकता है, नुकसानदायक होगा आपके लिए? देखिए, आपके विद्वान जो पैनलिस्टों ने जो बोला, पहले मैं उनकी बात का पॉइंट बाय पॉइंट उत्तर देता हूं। पहले आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम एक नई राजनीति लाना चाहते हैं। बिल्कुल, ये तो एक नया प्रयोग कर रहे हैं राजनीति में। अन्ना का इनकी पार्टी में वो स्थान है जो कांग्रेस के लिए महात्मा गांधी और हमारे लिए दीनदयाल उपाध्याय का था, जिसका इन्होंने कहा उसको बरगलाया जा सकता है। कसम खा के कहा कि कांग्रेस से समर्थन नहीं लेंगे, उसके बाद शर्तें लिखकर कागज से समर्थन मांगा, और पहली बार ये कह रहे 49 दिन में इस्तीफा दिया और कहते गलती हो गई। मैं भी ऐसी 25 चीजें आपकी गिनवा सकता हूं। नहीं, मैं जब आप बोल रहे थे तो मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा था ना। पार्टी की ईमानदारी, आज तक हम लोगों ने इतने भी सवाल नहीं खड़ा करते। अरे जब आप बोल रहे थे तो मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा था। बोलिए, अब आप मुझे भी अपना वक्तव्य पूरा करने दें। तो देखिए, हम लोगों ने इतने बड़े बड़े निर्णय लिए, कभी नहीं कहा गलती हो गई। तो एक नया प्रयोग है कि नौसिखिए पनीके से आप जनता मौका दे और आप हिट एंड ट्रायल करते रहे। खैर, अब आइए कांग्रेस के हमारे अखिलेश सिंह जी जो कह रहे थे,
अरे कांग्रेस और सपा से मैं कहता हूं ये सारे इश्यूज जो आज वो डिबेट पे कह रहे हैं, क्यों नहीं पार्लियामेंट चलने दी, ये सारे इशू पार्लियामेंट में उठाते। अखिलेश जी ने अभी अमेठी की बात कही थी, मतलब मोदी जी के संसदीय क्षेत्र की बात की। मैं पूछता हूं अमेठी में नगर पालिका किस पार्टी का है अध्यक्ष, और रायबरेली और अमेठी में कितने एमएलए हैं? अरे इनकी पार्टी की तो वो हालत हो गई है कि 80 में नारा देते थे इंदिरा लाओ देश बचाओ, 98 में हो गया सोनिया लाओ कांग्रेस बचाओ, और पिछले चुनाव में प्रियंका लाओ अमेठी बचाओ। तो उनका तो बात अलग खत्म हो गई। अब आइए जो आपने प्रश्न किया हमसे कि साहब हमारे वो संगठन जिनसे आप मानते हैं कि हमारी नजदीकी है, उनके बयान पर हम अपने को उसका खंडन करने के बाद भी हम दोषी हैं। और इनकी पार्टी के प्रधानमंत्री ने कहा था मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, और उस बयान से आज तक खंडन तो छोड़िए विड्रॉ तक नहीं किया है, उसके बाद भी ये दोषी नहीं है। मुझे आश्चर्य होता है इसके ऊपर। और ये कह रहे हैं कि आरएसएस के आगे सरकार नतमस्तक है। आरएसएस साफ कहता है वो हस्तक्षेप नहीं करता, सरकार कहती है हम हस्तक्षेप मानते नहीं। इनके राहुल गांधी ने जिस ढंग से खुलेआम अध्यादेश फाड़ा, इससे बड़ी बेइज्जती सरकार की, सरकार के बाहर बैठे व्यक्ति ने किसी ने आज तक नहीं की है। तो इन पार्टियों का जो चेहरा है संसद की बहस में सामना करने, ठीक है मैं समझ रहा हूं सुधांशु जी आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूं किस तरफ आप इशारा कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है। एक ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे, ब्रेक के बाद फौरन आ रहे हैं गौरव भाटिया, राघव, अखिलेश जी। ब्रेक के बाद सबसे बड़ा सवाल, क्या झारखंड और कश्मीर के नतीजे तय कर देंगे देश में मोदी लहर बरकरार है या फिर कम हुई है, और क्या संसद के अंदर और बाहर मोदी को रोकने में विपक्ष नाकाम हो रहा है? इसी पर बहस करने के लिए सुधांशु त्रिवेदी, अखिलेश प्रताप सिंह, गौरव भाटिया और राघव चड्ढा मेरे साथ हैं। गौरव भाटिया, ऐसा लग रहा है एक राय ये भी है, एक सेकंड में आ रहा हूं अखिलेश जी, एक सेकंड में आ रहा हूं अखिलेश जी। गौरव भाटिया, एक राय ये भी है कि विपक्ष जो है वो बीजेपी के जाल में फंस रहा है। हालांकि शय और मात का खेल जबरदस्त चल रहा है संसद के अंदर भी, लेकिन बाहर भी और अंदर भी हम देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है बीजेपी और संघ की सोची समझी रणनीति है ये सारी की सारी। एंटी कन्वर्जन बिल की बात आती है, आप लोग पीछे हट जाते हैं। इसीलिए गौरव भाटिया, ऐसा लग रहा है कि आप जो फंसाने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को कि वो बयान दें, उल्टे आप फंसते जा रहे हैं। नहीं मानक जी, जहां तक बात है जनता पार्टी परिवार की, हम लोग नहीं फंस रहे हैं, लेकिन देखिए कैसे मीडिया फंस गया है इनके इस ढकोसले में। अच्छा। और ऐसा मैं इसलिए कहता हूं कि अगर बिल है एंटी कन्वर्जन बिल, तो वो बिल है कहां? पहले वो बिल हाउस में प्लेस होता है, उसके बाद उसके सेक्शन बाय सेक्शन डिबेट होती है। तो आप सहमत तो होइए पहले, क्योंकि आप कहिए जवाब नहीं दे सकता। मैं बिल्कुल, हम लोग तो ये बात कह ही रहे हैं कि आप बिल की बात करते हैं, बिल है कहां पे? आरएसएस ने कहा ये हिंदू राष्ट्र है, उनके बाकी संगठन कहते, योगी आदित्यनाथ कहते हम तो कन्वर्जन कराएंगे। तो इस पे सरकार जवाब देने की बजाय कहती है आइए चर्चा करें। मतलब जो बिल एग्जिस्ट नहीं करता उस पे चर्चा कराना चाहती है। और हमारा स्टैंड क्या है कि पहले आप देश के हर नागरिक को सुरक्षा दीजिए कि वो अपना धर्म जो है वो फॉलो कर सकता है। और इस पे कोई भी वक्तव्य नहीं आया, बल्कि दुखद ये है। एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाए मानक जी, एक मिनट। आप बीच में टोकेंगे तो जो है बात मैं नहीं रख पाऊंगा ढंग से। जब वेंकैया नायडू बोले तो वेंकैया नायडू को यह बोलना चाहिए था कि जबरन धर्मांतरण नहीं होगा किसी भी धर्म के व्यक्ति का। उन्होंने कहा क्या हम आरएसएस के प्रचारक हैं, इस बात पे हमें गर्व है। अरे क्या सरकार जो है आज आरएसएस की प्रवक्ता बन गई है, और वो भी पार्लियामेंट में। और किसने निंदा करी है अभी तक योगी आदित्यनाथ के बयानों की? चाहे वो लव जिहाद की बात हो, चाहे धर्मांतरण जबरन कराने की बात हो, सबने चुप्पी साधी हुई है। हम मुद्दा उठाते हैं तो लोग कहते हैं कि आप मुद्दा क्यों उठा रहे? हमारा विपक्ष का तो काम है मुद्दा उठाना, जहां ये सरकार विफल होगी। लेकिन गौरव भाटिया, कार्रवाई करना भी आपका काम है। गौरव भाटिया, आगरा में जो जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप लग रहे हैं उसकी कार्रवाई करना भी आपका काम है। आगरा में ये तो साफ कहा जा रहा है जहां जहां जबरन धर्म परिवर्तन होता है राज्य सरकार कार्रवाई करे। आप सुनिए मानक जी, आगरा में 12 घंटे में एफआईआर हुई, नॉन अवेलेबल वारंट हुआ, बंदा अरेस्ट हो गया। अलीगढ़ का कार्यक्रम इसलिए कैंसिल हुआ क्योंकि सभी वहां पे वरिष्ठ मानक जी गुजरात में कार्रवाई करवा दीजिए। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ एक भी जबरन धर्मांतरण हुआ, हाँ जी, नहीं अखिलेश जी कह रहे हैं गुजरात में भी कार्रवाई करवा दीजिए। सुधांशु जी बताइए, सुधांशु जी इसका मतलब यह है आप जो एंटी कन्वर्जन बिल की बात कर रहे हैं। पहले मैं बोल लूं। हाँ अखिलेश जी पहले बोल दीजिए, बोलिए अखिलेश जी बोलिए। देखिए मानक जी, मैं अपने पहले की 2 बातों को रिपीट करूंगा सुधांशु जी को याद दिलाने के लिए। हिटलर और मुसोलिनी भी जनता से चुन के आए थे,
और सार्वजनिक जीवन में विश्वसनीयता भी एक पैरेलल मानक होता है। और आज यदि कांग्रेस पार्टी है हमारे नेताओं की विश्वसनीयता और बीजेपी और मोदी जी की विश्वसनीयता में कोई पोलिंग हो जाए तो माइनस में आएगी बीजेपी और माननीय मोदी जी की विश्वसनीयता। भले मेजॉरिटी में आ जाए, ये फैक्ट है। हम भले 44 पे हैं, ये फैक्ट है, लेकिन विश्वसनीयता में कहीं नहीं टिकेंगे। समझ नहीं आ रहा है अखिलेश जी, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। अखिलेश जी माफ करिएगा, अखिलेश जी समझ में नहीं आ रहा है। जनता में अगर विश्वसनीयता होगी तो वोट मिलेगा, विश्वसनीयता नहीं होगी तो वोट नहीं मिलेगा। ये कैसे हो सकता है अखिलेश जी कि विश्वसनीयता नहीं है फिर भी वोट नहीं? वोट आदमी भरमा के भी पा लेता है, बहुत से सब्जबाग दिखा के भी पा लेता है, लॉलीपॉप दिखा के भी पा लेता है। कितने टाइम तक पा सकता है? होते हैं वोट के, कितने महीने कितने साल पा सकता है अखिलेश जी? हाँ, एक उम्मीद जगाई। हाँ, 6 महीने 8 महीने एक उम्मीद जगाई। अच्छा, आप खुद देखिए क्या माननीय मोदी जी की जो विश्वसनीयता सत्ता में आने के वक्त क्या है, कोई उन पे यकीन कर रहा है? कोई ये कह रहा है कि ये मनसा वाचा क्या सरकार चला रहे हैं? कोई ये मानने को तैयार है आज के तारीख में कि मोदी जी रियल में नहीं चाह रहे हैं कि जो उनके लोग, उनके सांसद, उनके मंत्री, अभी आरएसएस के लोग बोल रहे हैं वो मोदी जी ऐसा नहीं चाह रहे हैं? क्या कोई ऐसा विश्वास कर रहा है? कतई नहीं कर रहा है, क्योंकि उसमें उनकी छद्म स्वरूप छुपा हुआ है, हिडन एजेंडा छुपा हुआ, उस पर वो काम कर रहे हैं। आप देखिए, कल तक बोलते थे कि सरकार की जिम्मेदारी होती है संसद को चलाना। संसद में जिस दिन पहले दिन प्रवेश करते हैं सीढ़ियों का मत्था चूमते हैं, उसके बाद संसद का रोज अपमान। बैठे हैं, आते नहीं है, बैठे भी हैं तो बोलते नहीं है। अरे आप बोलते क्यों नहीं है? अगर कोई आप मुखिया हैं, जितने बार व्यक्ति अनुरोध करता है लीडर खड़ा होकर बोल देता है, उस बोलने में जाता क्या है? लेकिन हर धर्मिता है, दम्भ है, अहम है कि अहम ब्रह्मास्मि, हम सबसे सर्वोपरि हैं। हम लोकतंत्र की वो जो परिभाषा है जो आरएसएस नहीं मानती है, सुधांशु जी जवाब दीजिए। सुधांशु जी, सवालों की पूछने की आजादी वो हम नहीं मानते हैं। क्यों नहीं कर देते हैं? अरे भाई, लोकतंत्र में विपक्ष भले ही कुछ भी हो, दो ही हो, लेकिन बिना उसके लोकतंत्र नहीं है। उसकी भी बराबर की भागीदारी और भूमिका है, और उसको ले चलने की भी जिम्मेदारी जो कल तक बताते थे कि सरकार की है, आज वो सरकार में बैठे हैं, अपने पुराने वचनों को क्यों नहीं याद करते हैं? क्यों नहीं निभा रहे हैं? जवाब सुन लीजिए। सिर्फ बातें, आप बिल लाइए, बिल पर बात कराइए। और एक सवाल का जवाब दे देना माननीय रहे थे। इन्होंने कहा कि आरएसएस का एक सवाल बचा, एक जवाब बचा है। वो यह है कि हमारे पार्टी के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सरकार के ऊपर कोई भी आदेश या निर्देश दे सकते हैं, क्योंकि उनकी जवाबदेही है जनता के बीच में। संगठन के हैं, हमारी पार्टी, हमारी सरकार है। लेकिन क्या ये भूमिका, ये जिम्मेदारी, ये जवाबदेही आरएसएस की है, आरएसएस प्रमुख की है, या उसकी जवाबदेही बनती है? ठीक है सुधांशु जी, सुधांशु जी सिर्फ बातें करते हैं। हम अगर अच्छा बुरा जो भी करते हैं, हमें जनता से उस पर मुहर लगवानी पड़ती है। जीत हार हम जाते हैं। जी, अब मैं अखिलेश जी और गौरव जी की बात का पॉइंट बाय पॉइंट उत्तर देता हूं। ये अखिलेश जी ने सही कहा, उनकी पार्टी के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सरकार को निर्देश दे सकते। निर्देश तो पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में भी दे सकते थे, फोन करके भी कह सकते थे। ये सार्वजनिक रूप से अध्यादेश फाड़ने का ड्रामा क्यों किया, जब आप सीधे आदेश दे सकते थे? ये हमारा मुख्य विषय था। दूसरी बात, इन्होंने ये कहा अभी अखिलेश जी, जनादेश का मजाक उड़ाते हुए नजर आए, और इन्होंने कहा कि जनता को भरमाया जा सकता है। हाँ, सही बात है, ये तो इनका आजमाया हुआ नुस्खा है। ये तो 40-50 साल से यही कर रहे थे, जनता को भरमा रहे थे। तीसरी बात उन्होंने कही मोदी जी के प्रति आक्षेप करते हुए कि हिटलर और मुसोलिनी को भी जन समर्थन मिला था। हाँ, मिला था। मैं याद दिलाना चाहता हूं, हिटलर के एक बहुत प्रमुख सहयोगी थे रूडोल्फ हेस, जिन्होंने 1939 में नारा लगाया था, हिटलर इज जर्मनी एंड जर्मनी इज हिटलर। और आपके देवकांत बरुआ थे, जिन्होंने 75 में कहा, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। आज तक आपके किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसका खंडन नहीं किया। देवकांत बरुआ आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। कौन हिटलर और मुसोलिनी की भाषा बोलता है, ये इस उदाहरण से स्पष्ट है। अब आइए गौरव जी ने भी माँ दुर्गा का कहा था। ठीक है, ठीक है, अरे ठीक है, ठीक है अखिलेश जी, अखिलेश जी ठीक है, ठीक है। अरे इंदिरा गांधी में मत ले जाइए। ठीक है, ठीक है, अब मुझे अपनी बात करेंगे। ठीक है, नहीं ठीक है। अरे हम तो ओन कर रहे हैं, आपको याद दिला रहा हूं। मैंने अखिलेश जी हम ओन कर रहे हैं, अखिलेश जी हम ओन कर रहे हैं। दुर्गा
अटल जी ने इंदिरा जी की प्रशंसा की थी 1971 में, और हम इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं पार्टी के प्रवक्ता के रूप में। अभिव्यक्ति की आजादी आप एक्सेप्ट करेंगे जो इंदिरा सही था, आज कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में। वन मन नहीं है, मैं वही तो कह रहा हूँ, वन मन नहीं है। अच्छा ठीक है, आपके यहाँ वन मैन नहीं है, वन फैमिली है। हर मिनिस्टर अखिलेश जी वन मैन नहीं है, वन फैमिली है आपके यहाँ। वन मैन है, वन फैमिली है आपके यहाँ, कोई बात नहीं। बाकी बाबू चपरासी भी नहीं रख सकते हैं अपना मिनिस्टर चपरासी भी नहीं रख सकते हैं। अच्छा सुधांशु जी मुद्दे पे आ जाते हैं। ये दुनिया देख रही है। ठीक है अखिलेश जी, ठीक है नहीं है। अच्छा वो छोड़िए, हाँ अखिलेश जी मुद्दे पे आ जाइए। जनता को पता है किसके यहाँ कौन सी व्यवस्था चलती है। अब आइए, गौरव जी ने जो कहा, यदि धर्मांतरण के विषय पर ये इतने संवेदनशील थे तो छत्तीसगढ़ में हिंदू ईसाई बनाए गए, भागलपुर में हिंदू ईसाई बनाए गए, क्यों नहीं बोला? ये एक तरफा धर्मांतरण को लेकर ये आपकी संवेदनशीलता क्यों है? न उसमें व्यापकता है, न सर्वस्पर्शता है, सिर्फ एक सेलेक्टिव एंगल है कि मुझे उसी पे करना। तीसरी बात उन्होंने कही, विधेयक है कहा, तो मैं कह रहा हूँ पता था। एक सेकंड में अभी रुक जाइए, जब मैं बोल लूँ तब जवाब दीजिएगा ना। एक सेकंड अखिलेश जी, एक सेकंड, जब मैं बोल लूँ तब जवाब दीजिएगा। प्रचार नहीं, ये बार बार आप तो अहमद लगा रहे हैं। चुनाव प्रचार में आपको यह पता था कि नहीं, तब यह बात क्यों नहीं कही आपने? इसी को बोलते हैं भरमाना, इसी को बोलते हैं विश्वासघात। सुधांशु जी, अखिलेश जी हम नहीं बोल रहे हैं, आपके प्रधानमंत्री ने बोला था मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्स ऑफ इंडिया। ये आपका चुनाव प्रचार कांड था। आपने फिर आपके प्रधानमंत्री ने बोला और उस पर खंडन नहीं किया। हमारा प्रधानमंत्री तो खंडन कर रहा है, और वो संगठन जिनसे आप जबरदस्ती हमको चस्पा करना चाह रहे हैं। क्या हम लोग भी एक सेकंड पूरे, अरे एक सेकंड, ये कांग्रेस बीजेपी बहस हो जाएगी। सर एक सेकंड अखिलेश जी, एक सेकंड, गौरव भाटिया के पास जा रहा हूँ। एक सेकंड अब मुझे सपा के ऊपर भी बोलने दीजिए। हाँ एक अखिलेश जी प्लीज, अखिलेश जी बोलने दीजिए। अखिलेश जी एक सेकंड अखिलेश जी प्लीज। पूरे देश में एक सेकंड पूरे देश में आज धर्मांतरण, मानक जी जितना समय आपने सुधांशु जी को दिया, एक सेकंड हमें एक सेकंड, गौरव और राघव वेट कर रहे हैं। अखिलेश जी एक सेकंड, सुधांशु जी जल्दी से आप आखिरी बात कह रहे थे ताकि मैं गौरव भाटिया के पास जाऊं। गौरव जी के बारे में आप कुछ कह रहे थे। जी मैं अंतिम बात कह रहा हूं कि मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में जो तथाकथित तीसरा मोर्चा बन रहा है वो दर्शा रहा है कि भारत की राजनीति में युगांतर स्थापित हो चुका है। हम कांग्रेस वर्सेस रेस्ट की राजनीति से भाजपा बनाम रेस्ट की राजनीति में आ गए। इसी जनता परिवार ने हमको एक छोटा सा उपेक्षित टुकड़ा मानकर तिरस्कार करके 80 में बाहर किया था, और आज हम कहां खड़े हैं, और ये सब एक जोड़ बटोर कर आकर खड़े होकर हमसे लड़ने के लिए खड़े हुए हैं। ये यथार्थ है एक जनरेशन का, 21वीं सदी में नए उभरते हुए राजनीतिक व्यवस्था का। यानी उनका डेस्परेशन दिखा रहा है गौरव भाटिया। एक सेकंड में आ रहा हूं राघव। गौरव भाटिया आपका अहम मार है। सबसे पहले तो सुधांशु जी अपनी बात अच्छे से रखते हैं, मुझे ये बात अच्छी लगती है। हम लोग के मतभेद हो सकते हैं, मैं उनसे सहमत नहीं हूं, लेकिन शिष्टाचार में कभी कमी नहीं रहती। इस बात के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। क्या बात है? वो कहते हैं कि भाजपा कहां खड़ी है, और जनता आज ये बात कह रही कि भाजपा खड़ी कहां है। भाजपा की सरकार तो घुटने टेक के आरएसएस और बजरंग दल के सामने लेटी हुई है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती, तो मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम संविधान से चलेंगे, और इसका उदाहरण ये है मानक जी कि अभी बहराइच में कई हिंदुओं को क्रिश्चियन में कन्वर्ट किया गया। जैसे ही रिपोर्ट आई वहां पे तुरंत कार्रवाई हुई और वहां पे रिपोर्ट लिखी गई। तो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार कोई भी जबरन धर्मांतरण हो उसमें धर्म की बात नहीं है, वो अगर गलत है तो उसमें कानूनन कार्रवाई होगी। लेकिन जहां भाजपा और आरएसएस की बात आती है तो ये हिंदुओं के लिए तो कहते हैं घर वापसी, और बाकियों के लिए कहते हैं कि नहीं ये ठीक है। मैं यही बात कहना चाहता हूं कि ये संविधान से सरकार चलनी चाहिए, आरएसएस और बजरंग दल से सरकार नहीं चल सकती, क्योंकि उनकी जो अपनी सोच है वो संविधान के विपरीत है, संविधान के साथ वो नहीं सही बैठती है ना। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ राघव, ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगा, क्योंकि ये मुद्दा धर्मांतरण का, एंटी कन्वर्जन बिल का आम आदमी पार्टी के लिए लगता है उसका अभी तक कोई रुख साफ नहीं है, कोई ऐसा बड़ा स्टेटमेंट भी नहीं आया धर्मांतरण पर आम आदमी पार्टी की तरफ से, सिर्फ इतना कि हाँ जबरन धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। दिल्ली के इलेक्शन में, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा सवाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं झारखंड कश्मीर के नतीजे कल आने हैं, क्या इससे तय हो जाएगा देश में मोदी लहर बरकरार है? जाहिर है और भी बहुत सारे मुद्दे उठ रहे हैं जो विपक्ष ने उठाए हैं संसद के अंदर और बाहर। राघव चड्ढा, धर्मांतरण का जो मुद्दा है उस पर बाकी पार्टियां तो बोल रही है, राघव आम आदमी पार्टी इसे जोर शोर से उठा नहीं रही है, क्या वजह है? आपको तो कि ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ऐसा मुद्दा है कि अगर इसे छुआ
तो बैकफायर कर जाएगा। नहीं मनक भाई, अगर आप संसद की बात करें तो वहां पे हमारे चारों सांसदों ने खूब जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया और पार्टी ने लगातार बयान दिए हैं, प्रेस रिलीज दिए हैं और बहुत अपना जो स्थिति है एकदम स्पष्ट करी है कि ये देश के संविधान अनुच्छेद 25 और 26 की को वायलेट करता है और आईपीसी 153(1) के अंदर तो सीधा सीधा एक जुर्म है। आप इसे मुद्दा नहीं बना रहे हैं, दिल्ली साफ है, परंतु आप ये समझिए कि इस प्रकार की चीजें, हाँ, इसको दिल्ली के मुद्दे पे ही मैं आ रहा हूं। देखिए भारतीय जनता पार्टी क्या करती है चुनावों से पहले। यूपी में उपचुनाव हुए, बिहार में चुनाव हुए, लव जिहाद की बातें करी, दंगे कराए, जिन लोगों ने दंगे कराए, जो आरोपी पाए गए उनको Z+ सिक्योरिटी दी, तमाम तरीके की चीजें करी, मुंह की खानी पड़ी। दिल्ली के अंदर तो आपको तो सूट करता है 30 साल में अगर यूपी के बाईपोल का आप अगर एग्जांपल दे रहे हैं तो आपको सूट करता है, आपको ये मुद्दा उठाना चाहिए। नहीं तो हम तो बिल्कुल उठा ही रहे हैं। मैं तो आपको शुरुआत में ही कहा कि हम तो उठा रहे हैं। हमने संसद में उठाया, संसद के बाहर भी उठाया और आपको अभी पार्टी की पोजीशन भी बताई। परंतु मैं इस बात पे आपका ध्यान आकर्षक करना चाह रहा हूं कि आप देखिए भारतीय जनता पार्टी करती क्या है। दिल्ली में पिछले 30 साल से दंगे नहीं हुए, त्रिलोकपुरी बवाना में दंगे शुरू हो जाते हैं। इनके नेता, इनके सांसद, इनके मंत्री दिल्ली में कैंपेन करते हैं और किस भाषा का प्रयोग करते हैं, किन गालियों का प्रयोग करते हैं, वो हम सबने देखा। देश की राजनीति का स्तर इतना नीचे ला दिया है, जो राजधानी की राजनीति छोड़िए, देश की राजनीति में कभी इतना नीचे स्तर नहीं आया। तो साफ सी बात है कि जहां तक दिल्ली का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी दृष्टिहीन है, दिशाहीन है और नेतृत्वहीन है, यानी कि डायरेक्शनलेस है, लीडरशिपलेस और विजनलेस है। और सुधांशु जी ने एक बात कही कि ये नौसिखे हैं, हमारे बारे में कहा ये नौसिखे हैं। देखिए जहां तक शासन की बात है, शासन हमने 49 दिन में करके दिखाया और मैं सुधांशु जी को चुनौती देता हूं कि हमारा मैनिफेस्टो उठाए और बताइए कोई एक वादा जो हमने पूरा नहीं किया। एक वादा हमने 49 दिन में पूरा करा और हमारा शासन दिल्ली ने देखा। पर हाँ, हम नौसिखे हैं। एक मिनट, पर हाँ, हम नौसिखे हैं। क्यों? हमें दंगे कराने नहीं आते, हमें फेक एनकाउंटर करने नहीं आते, हमें खरीद फिरोख की राजनीति करने नहीं आती, ठीक है, देश का सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ना नहीं आता। इन चीजों में हम नौसिखे हैं और नौसिखे ही रहना चाहते हैं। परंतु जहां शासन की बात है, ईमानदारी की बात है, आपके पास एक लीडर ऐसा नहीं है, एक ऐसा चेहरा नहीं है जो आप दिल्ली में पेश कर सके। ये गौरव जी और ये आपकी नीति। गौरव जी, समय मेरे पास बिल्कुल नहीं है, वरना और आपको भी टाइम देता मैं। आज बिल्कुल खत्म हो गया समय मेरे पास। राघव चड्ढा, आपने अपनी बात रख ली है। सुधांशु जी माफ करिएगा, अभी दिल्ली चुनाव में बहुत समय है और बहुत टाइम मिलेगा आपको आम आदमी पार्टी के हर आरोप का जवाब देने का। आज बिल्कुल टाइम नहीं है। हो सकता है एक बार फिर से जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, कुछ जवाब उसको कल मिल जाए। शायद आप भी यही उम्मीद कर रहे होंगे। झारखंड और जम्मू कश्मीर के चुनाव नतीजे आएंगे, ये हम आपको बता सकते हैं। ये नहीं कह रहे कि चुनाव के नतीजे कहां जाएंगे, लेकिन न्यूज 24 की तैयारी पूरी है। कल सुबह 7 बजे से सबसे तेज नतीजे, सबसे अनुभवी टीम के साथ न्यूज 24 पर। बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु जी आपका, गौरव जी आपका और राघव चड्ढा। एक छोटा सा ब्रेक के बाद नवीन के साथ देखिए ये है इंडिया।